जय हिंद दोस्तों। आज हम फिजिक्स का अपना लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिक्स का यकीन मानिए जो हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है ये मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे कि आज कोई पहली बार ही फिजिक्स पढ़ने आ रहा हो तो उसको पूरी तरह से समझ में आए। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है लाइट। अब लाइट जो है ये लाइट है एक प्रकार की एनर्जी, लाइट है एक ऊर्जा, लाइट एनर्जी है। आज आपको पता है कि आप मुझे देख पा रहे हैं इस कैमरा के थ्रू या इस पूरी दुनिया में कोई किसी को देख पा रहा है तो वो इसीलिए देख पा रहा है क्योंकि लाइट है। लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है उस ऑब्जेक्ट से और फिर आपकी आंखों पे जा रही है तभी आप देख पा रहे हो। तो बिना अगर लाइट अगर नहीं होती, बिना लाइट के दुनिया तो मतलब बन ही नहीं सकती है। ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो पूरा ब्रह्मांड के अंदर में तो तीन चीजें मौजूद हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा साइंटिस्ट लोगों का माना हुआ है कि ब्रह्मांड में एक तो डार्क एनर्जी है, दूसरा है डार्क मैटर और तीसरा है लाइट। डार्क एनर्जी लगभग 67% के आसपास में है लगभग, डार्क मैटर 28% और लाइट है 5%। यानी पूरे समस्त ब्रह्मांड में यूनिवर्स में जो लाइट है ना सिर्फ 5%। और आज तक हम लोगों ने साइंस में जो कुछ भी प्रोग्रेस किया है वो सिर्फ और सिर्फ इस लाइट के बेसिस पे किया है जिसको जो कि सिर्फ 5% है, ऐसा माना जाता है। और हमारी जितनी भी साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं वो इसी के बेसिस पे है। ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि ब्रह्मांड में इसका कम कितना कम रेशियो है। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो यही इसी लाइट के ऊपर बेस्ड है। तो लाइट क्या है? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी है। अच्छा, कैसी एनर्जी है ये? तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, वेव्स मतलब तरंग, यानी वेव का मतलब होता है तरंग, यानी ये एक प्रकार की तरंग है। अच्छा, ये बात किसने बताया? तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और उन साइंटिस्ट का नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बताया कि ये जो लाइट है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, यानी इसको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक दोनों माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। लेकिन जो लाइट है ना, जो लाइट है, लाइट सिर्फ और सिर्फ वेव नहीं है। लाइट सिर्फ वेव नहीं है, लाइट पार्टिकल भी है। लाइट जो है वो पार्टिकल भी है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ तरंग नहीं है, ये क्या है? ये कण भी है। कण भी है। पार्टिकल मतलब जैसे छोटे छोटे कण, जैसे ये पेन देखो ये पार्टिकल है, मेरा शरीर एक पार्टिकल है। और वेव क्या होती है? जैसे पानी के ऊपर जो लहरें उठ रही होती हैं उनको वेव कहा जाता है। ठीक है। वेव का कोई एक निश्चित आकार नहीं हो सकता बट पार्टिकल का हो सकता है। तो ये जो लाइट है ना ये डुअलिटी शो करती है, डुअलिटी शो करती है। डुअलिटी मतलब कि इसके अंदर द्वैत प्रकार है, द्वैत प्रकार, द्वैत प्रकार है लाइट का। लाइट का कैसा प्रकार है? द्वैत प्रकार। ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी, बहुत ही, जैसे कोई भी ऐसी वस्तु है जिसका मास नहीं है, जिसका मास एकदम निग्लिजिबल है, उन वस्तुओं के पास उन वस्तुओं की प्रकृति तरंग की भी होती है और कण की भी होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, वो भी दो दो प्रकृति दिखाता है, ऐसे ही लाइट भी है। और लाइट के हम लोग कणों को कहते हैं फोटॉन। लाइट के कणों को कहते हैं फोटॉन। तो यानी कि ये जो पार्टिकल के फॉर्म में रहता है तो फोटॉन रहता है और ऐसे रहता है तो तरंग रहता है। ठीक है। अब देखिए लाइट के बारे में अन्य बातें जो हमारे एग्जाम में हमसे पूछी जाती हैं। और याद रखना, कोई भी एग्जाम हो, भारत का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे एनडीए हो, चाहे एसएससी का जीडी हो या फिर सीजीएल हो या फिर हवलदार से लेकर के आईएएस तक के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आएंगे। और जो मैं बता रहा हूँ बस यकीन मानिए आज की क्लास में जो आप पढ़ रहे हैं इतना बहुत होगा, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है। तो ये देखिए लाइट की जो स्पीड है, ठीक है, आपको पता है कि ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली, सबसे तीव्र गति से चलने वाली जो कोई चीज है तो लाइट है। और इसकी स्पीड होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
ठीक ना। सो आप लोग देख सकते हैं कि कितना खतरनाक स्पीड है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड नहीं, आपको पता है धरती की जो जो हमारी धरती है, ठीक है, उसकी पूरी की पूरी गोलाई 40,000 किलोमीटर है, लगभग 40,000 किलोमीटर है। और ऐसे 1 सेकेंड में ऐसे करूंगा ना, तो लाइट जो है ना वो पूरी पृथ्वी का 6-7 चक्कर मार के आके मेरे सामने खड़ी हो जाएगी, सिर्फ ऐसे 1 सेकेंड में। इतनी खतरनाक स्पीड है। और नहीं समझ में आ रहा तो और बताता हूँ। अगर आपने 1 सेकेंड ऐसे किया तो 1 सेकेंड में लाइट लाइट कितना जाती है, 3 लाख किलोमीटर। यानी 1 सेकेंड ऐसे करूंगा ना तो लाइट यहाँ से चंद्रमा पहुंच जाएगी सिर्फ 1 सेकेंड में। इतनी खतरनाक स्पीड है। और एक और चीज, आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार, ठीक है, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इस ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज कुछ नहीं चल सकता है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चल सकता है लाइट के। यानी लाइट जो है ये एक कांस्टेंट है। इससे ज्यादा तेज चलने वाला दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा तेज चलने वाला दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक ना। एक चीज और हो सकता है, मन। आपका मन इससे ज्यादा तेज चल सकता है, बाकी और कोई चीज ज्यादा तेज नहीं चलने वाला है ना। अभी आप यहाँ बैठे हो लेकिन घर पे आपका मन रहे कि घर पे आज क्या बना है, क्या खाने को है, ठीक है, और आपका मन कहीं और भी ख्यालों में डूबा रहता है, ठीक है, तो मन बहुत तेजी से चल सकता है। बाकी अगर देखा जाए तो इससे ज्यादा तेज चलने वाली ब्रह्मांड में कोई चीज नहीं है लाइट से ज्यादा, ठीक है। तो लाइट की बहुत सबसे यूनिक प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। फिर सबसे खास बात यह है कि लाइट जो है ना ये दूसरे ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करती है, टकराती है और फिर हमारे आंखों पे आती है, तब हमको वो चीज दिखाई देती है। लेकिन इसको आप नहीं देख सकते। यानी जो लाइट है, जिस जो पूरी दुनिया को दिखा रही है, पूरी दुनिया को रोशन कर रही है, हम इस लाइट को नहीं देख सकते हैं। हम इस लाइट को नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये लाइट अपने आप में इनविजिबल है, अदृश्य है। इनविजिबल है, अदृश्य है। इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। यानी जो दुनिया को दिखा रहा है हम लोग उसी को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए तो जो सूरज से जब रोशनी पृथ्वी तक आती है तो हम लोग को पृथ्वी पर पृथ्वी का वातावरण दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ब्रह्मांड के बीचों बीच से जहां से लाइट आ रही है वैक्यूम से, हम लोग उसको देख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। अभी देखो, लाइट की हम लोग स्पीड की बात कर रहे थे कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होती है। तो देखो, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है वैक्यूम में, यानी निर्वात, यानी स्पेस में, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होती है, निर्वात में, स्पेस में होती है सबसे ज्यादा स्पीड, ठीक है। और इसके बाद सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होगी, एयर में। इसके बाद फिर लिक्विड में, ठीक है। और फिर सबसे कम कहाँ होगी, सॉलिड में। यानी सॉलिड में लाइट की स्पीड एकदम खत्म हो जाएगी। इसका उल्टा, जस्ट साउंड की स्पीड के साथ जैसे इसका उल्टा होता है, साउंड की जो स्पीड होती है सबसे ज्यादा सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर एयर, फिर वैक्यूम में तो वो चल ही नहीं सकता है। लेकिन लाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो निर्वात में भी चल लेता है, तो ये इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। और जैसे जैसे इसके मार्ग में अवरोध आते रहेंगे इसकी स्पीड कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली लाइट की जो प्रॉपर्टी है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी जो लाइट की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, बहुत सारे लाइट की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन एक प्रॉपर्टी है लाइट की। एक है रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। दूसरी लाइट की प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्कैटरिंग, यानी प्रकीर्णन, ठीक है, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन यानी वर्ण विक्षेपण, और डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन के बाद इंटरफेरेंस। तो ये सब जो है वो बहुत सारी लाइट की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज मतलब गुण, इसका व्यवहार कैसा है, इसका गुण। आपका भी गुण होता है ना, हर एक आदमी का व्यवहार होता है, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, ठीक है। हर किसी का स्वभाव अलग अलग होता है, तो वैसे ही अपनी जो लाइट है इसका भी स्वभाव अलग अलग है, ठीक है। अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सब लाइट की प्रॉपर्टीज हैं और आज के हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में। और अगली वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये सब क्या है, बड़े बड़े खतरनाक खतरनाक वर्ड लिखे हुए हैं, पर यकीन मानिए बहुत ही आसान से और बहुत ही आसानी भाषा में मैं आपको बताऊंगा, तो आसान से आप समझ पाएंगे, ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में।
ठीक है। अभी देखो, जो सन से जो लाइट आ रही है ना, जो सन से जो सनलाइट आती है, ठीक है, या जो लाइट है, वो लाइट जो है ना, वो कोई एक एक लाइट नहीं है। लाइट बहुत सारे प्रकाश तरंगों से मिलके बनी हुई है। जैसे मैंने बताया कि लाइट एक तरंग होती है, तो इस लाइट के अंदर ना बहुत सारे अलग अलग वेव्स हैं, जैसे रेडियो वेव्स, ठीक है, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, फिर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद है विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है, फिर है आपका अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, फिर है आपका एक्सरेज, एक्सरेज, और फिर लास्ट में है गामा रेज, ठीक है, गामा रेज। अब ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, इतने सारे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये सारा मैंने क्या लिख दिया है। देखिए, ये जो है, ये ढेर सारे लाइट की तरंग है, 7 है टोटल। लेकिन इन 7 में से हम सबको नहीं देख सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं बस। ये 3 हमको नहीं दिखाई दे सकते हैं, और ना ही ये 3 दिखाई देते हैं, ठीक है। ये तीनों को नहीं देख सकते हैं, और ये तीनों को भी नहीं देखा जा सकता है, अपनी आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एक वेव बनाने का कोशिश करूं तो देखो इस तरह से वेव बनेगा, इनका पैटर्न, ठीक है। यानी देख सकते हैं आप लोग कि रेडियो की लंबाई ज्यादा, उससे थोड़ी कम कम लंबाई माइक्रो की, इंफ्रारेड उससे छोटा, विजिबल उससे छोटा, अल्ट्रावायलेट उससे छोटा, एक्सरे उससे छोटे, और गामा रेज सबसे छोटे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम गामा की तरफ बढ़ते हैं, इनकी जो लंबाई है वो छोटी होती चली जाती है, ठीक है। अब देखो, रेडियो वेव्स की जो खोज थी ना, वो किया था हाइंड्रिक हर्ट्ज, हाइंड्रिक हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक ने रेडियो वेव्स की खोज की है। ऐसे ही माइक्रोवेव जो हैं, जगदीश चंद्र बोस जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं, इनको क्रेडिट जाता है, साथ में हाइंड्रिक हर्ट्ज को भी बोला जाता है कि माइक्रोवेव की खोज किया है। इंफ्रारेड जो है वो है हर्शल, हर्शल ने खोज किया है, एक वैज्ञानिक थे विलियम हर्शल। ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने यूरेनस प्लैनेट, जो पहली बार कोई ग्रह खोजा गया था, तो इनको खोजा था, ठीक है। तो विलियम हर्शल। अब विजिबल स्पेक्ट्रम, ये इसका कोई खोज नहीं किया है, ये ऑलरेडी सब जगह जो लाइट हम लोग देख रहे हैं ना, ये आसपास जो हमको दिखाई दे रहा है, ये दुनिया, ये वही लाइट है, ठीक है। फिर अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट की जो खोज थी वो किया था रिटर ने, एक वैज्ञानिक थे रिटर। एक्सरेज की खोज किया है WC रॉन्टजन, ठीक है, रॉन्टजन ने इसकी खोज की है। और गामा गामा रेस की जो खोज है वो किया है विलार्ड, विलार्ड नाम के वैज्ञानिक ने गामा की खोज की है, ठीक है। अब ये सब वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इनकी खोज की है, अलग अलग तरंगों की खोज की है, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा मैं इनकी प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूं। देखो, जैसे आप रेडियो से गामा की तरफ बढ़ोगे, तो इनका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, वेवलेंथ क्या होने लगता है, कम होने लगता है, कम होने लगता है, वेवलेंथ कम होने लगता है। यानी वेव की लंबाई, यानी वेव की जो लंबाई है वो छोटी होने लगती है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, वेवलेंथ कम होने लगता है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है कि 1 सेकेंड में कितनी बार वेव निकल गई। जैसे 1 सेकेंड में मेरा हाथ देख रहे कितना कर रहा है ना, वाइब्रेट, 1 सेकेंड में कितनी बार हाथ मेरा अप एंड डाउन कर दिया इधर उधर। अगर 10 बार कर दिया तो इसका मतलब है मेरे हाथ की फ्रीक्वेंसी 10 है, 20 बार कर दिया मतलब 20 है। तो जैसे हम लोग यहाँ से रेडियो से गामा की तरफ बढ़ेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है, क्योंकि वेवलेंथ छोटा होने लगता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी हो जाती है, बढ़ जाती है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी।
अब ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये चीज आपको जानना बड़ा जरूरी है। अब ये चीज देखो एग्जाम में, अब पहले जैसे सवाल नहीं आते, अब यही सब सवाल आते हैं, किसमें एनर्जी बढ़ेगा, किसमें एनर्जी घटेगा। वेवलेंथ जो होता है, ठीक है, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, वेवलेंथ इसको ना लैम्डा से दर्शाया जाता है, ठीक है, लैम्डा से इसको दर्शाया जाता है। और वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ इसको लैम्डा से दर्शाया जाता है। और वेवलेंथ, वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है, एंगस्ट्रॉम, इसको एंगस्ट्रॉम कहते हैं, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब ये सब एग्जाम में रहता है, तो आप लोग लिखते जाओ, याद करते जाओ, ठीक है। वेवलेंथ यानी तरंग की लंबाई, ठीक है। जैसे ये जो रेडियो वेव देख रहे हो ना, इनकी लंबाई इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि ये कई कई किलोमीटर तक हो सकते हैं। माइक्रोवेव उससे छोटा, ठीक है। ये रेडियो वेव्स, इन सब के जरा इस्तेमाल कहाँ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे रेडियो वेव्स, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ठीक है। रेडियो वेव्स का देखो इस्तेमाल होता है टीवी में, कम्युनिकेशन में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत दूर तक जा सकते हैं, ठीक है। इनकी इनकी और देखो एक और चीज मैंने यहाँ पे नहीं बताया, निर्वात में तो इन सब की चाल एक जैसी है, निर्वात में तो इन सब की चाल एक जैसी होती है, लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर में आते हैं तो सबसे तेज स्पीड हो जाती है रेडियो वेव की, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसकी स्पीड कम होती जाएगी। यानी स्पीड जैसे हम लोग रेडियो वेव से गामा की तरफ बढ़ेंगे इसकी स्पीड कम होती चली जाएगी, तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। रेडियो वेव की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। टीवी में इस्तेमाल किया जाता है, कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। रेडियो सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर माइक्रोवेव, माइक्रोवेव पता है ना, जिससे घर में खाना बनता है, खाना को गर्म किया जाता है, सॉरी बनता नहीं है लेकिन खाना को गर्म किया जाता होता है ना, कि कहीं से आ जाता है रात में समोसा वगैरह, तो सुबह में हम लोग उसको ठंडा बासी समोसे को दोबारा से गर्म करके खाते हैं, ठीक है। तो जिस मशीन में उसको डाल के गर्म किया जाता है वो माइक्रोवेव है। उस माइक्रोवेव का तो एक तो पता चली गया ओवन में इस्तेमाल होता है, दूसरा मोबाइल फोन, मोबाइल फोन में इस्तेमाल होता है, वॉकी टॉकी में इस्तेमाल होता है, वॉकी टॉकी, ठीक है। अभी वॉकी टॉकी पुलिस वाले यहाँ पे लेके चलते हैं, डेल्टा टू चार्ली, चार्ली टू अल्फा करते रहते हैं, तो वो वहीं पर इसका इस्तेमाल होता है, वॉकी टॉकी में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो देखो इंफ्रारेड जो होता है ना, ये हीट को पहचान लेता है, हीट को, हीट को डिटेक्ट करने की बड़ी अच्छी क्षमता है इसके पास, ठीक है। इसीलिए देखोगे नाइट विजन कैमरा जो होते हैं, नाइट विजन कैमरा यानी सीसीटीवी कैमरा होता है, नाइट विजन कैमरा, उसमें इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है, नाइट विजन कैमरा। तो सोल्जर वोल्जर लगा करके जो चलते हैं सब और आतंकवादियों को मारते हैं, तो देखना है उसमें हेलमेट के पास एक लेंस लगाई रहती है, स्पेशल बाइनोकुलर लेंस होते हैं वो, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं लोग, ताकि कोई भी आतंकवादी कहीं बैठा होगा, जब जंगल में बैठा होगा तो उसको दिखाई देगा और तुरंत उसको मार देगा। इंफ्रारेड का ही कमाल है। सीसीटीवी जो कैमरे लगाए रहते हैं ना, इसमें नाइट विजन होते हैं, जिसमें रात में दिख रहा है कौन सा चोर चोरी करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसमें दिख जाएगा। दूसरा, क्योंकि मैंने बताया ना कि हीट को अच्छे से भाप लेते हैं, इसीलिए वो हीट थेरेपी में भी इस्तेमाल होता है, हीट थेरेपी में भी इसका इस्तेमाल होता है। कहीं चोट उट लग जाती है तो सूजन वगैरह आ जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, तो हीट थेरेपी में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, हीट थेरेपी के अलावा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का इस्तेमाल होता है आपका, सबसे बेहतरीन इसका इस्तेमाल है टीवी और एसी का जो रिमोट होता है ना, टीवी और एसी का रिमोट, देखना टीवी और एसी के रिमोट से ऐसे लाइट जलाओगे तो लाइट नहीं दिखाई देगा, अगर प्योर इंफ्रारेड लाइट होगा तो नहीं दिखाई देगा। उसको क्या करना, किसी कैमरे, मोबाइल फोन के कैमरे से शूट करना और बटन दबाना, तो मोबाइल फोन के कैमरे में वो लाइट दिखाई देगी, ठीक है। और टीवी जो हम लोग जैसे चैनल चेंज करते हैं या एसी का रिमोट से टेम्परेचर को कम या ज्यादा करते हैं, वो कैसे कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास रिमोट है, उस रिमोट के अंदर इंफ्रारेड लाइट है, उसी से होता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा इसका उपयोग जो है वो टीवी और एसी के रिमोट में होता है,
ठीक है। अब विजिबल स्पेक्ट्रम, इसके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा आपको अच्छे से, विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में बाद में बताऊंगा, या अभी बता ही देता हूं। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है वो 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। ठीक है, और ये 7 रंगों से मिलके बना हुआ है, जिसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, रॉय जी बिव। ठीक है, या कई क्लासेस में हम लोग ऐसे भी पढ़े हैं, विब ग्योर। ठीक है, या फिर हिंदी में बेजानी, बेटा ट्रिक है ये, बेजानी हप्पी नाला, बेजानी हप्पी नाला। अब ये देखो, ये ट्रिक है, इसमें 7 रंग है, ये 7 रंग को मिला करके ये बनता है। जो आपने रेनबो देखा है ना, रेनबो यानी जो रेनबो है, रेनबो में इसी का इस्तेमाल होता है, रेनबो में। ठीक है, रेनबो में इसका इस्तेमाल है, रेनबो इन्हीं से मिलके बनता है, और ये जब सारे रंग मिल जाते हैं तो सफेद रंग के हो जाते हैं। ठीक है, तो रेनबो में इसका इस्तेमाल है। इसी को इस्तेमाल करके न्यूटन ने पहली बार जो प्रिज्म होता है उसमें से व्हाइट लाइट को पास किया, और व्हाइट लाइट जो है अलग अलग रंगों में विभाजित हो गया, 7 रंगों में। तो विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, बट अभी हम लोग आते हैं अल्ट्रा वायलेट पर। अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेस का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल भी है, और बहुत मतलब ये स्किन के लिए खराब भी है। जैसे होता क्या है, हमारे ओजोन परत में होल हो गया था, छेद हो गया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, क्लोरोफ्लोरो गैस की वजह से हमारे ओजोन को क्षति पहुंच रही थी, हानि हो गई थी, और क्लोरीन नाम के जो गैस थे, इन लोगों ने मिलकर के हमारे ओजोन लेयर में होल कर दिया था, जिसकी वजह से अगर ओजोन लेयर में अगर होल हो जाएगा तो पता है अल्ट्रा वायलेट भी अलग अलग होती है, A B C ऐसे कर करके। ठीक है, तो अगर उसमें से खतरनाक अल्ट्रा वायलेट की जो किरण है, अगर वो हमारे स्किन से टकरा गई तो हमको तुरंत स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी स्किन कैंसर, अगर हमारा ओजोन लेयर, वो तो ओजोन लेयर है जो सारे के सारे अल्ट्रा वायलेट रेज को सोख लेता है और बचा लेता है हमको। ठीक है, नहीं तो अगर हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज आई, खेल खत्म, कहानी खत्म, स्किन कैंसर हो जाएगा। और इसका उपयोग बताता हूं, अल्ट्रा वायलेट का इस्तेमाल होता है हमारे आरओ फिल्टर में। आरओ फिल्टर, पानी होता है ना आरओ फिल्टर, उसमें जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं उसको मारने का काम आता है। क्यों? क्योंकि पता है ये जो अल्ट्रा वायलेट है, इतना छोटा इसका वेवलेंथ है, इसकी लंबाई इतनी छोटी है, ये बैक्टीरिया के साइज का है, इसलिए बैक्टीरिया को मारने का काम आता है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट का ये काम है। एक्सरे, अब एक्सरे का तो इस्तेमाल हम सब लोगों ने किया ही है, हड्डियां टूटती हैं तो एक्सरे कराने जाते हो ना, हड्डी टूट जाती है। मेरा एक बार हड्डी टूट गया था, एक बार हाथ पे, अभी तक इसका दर्द रहता ही है। ठीक है, लेकिन इसको जब मैं पहली बार वहां पे कराने गया था, तो इसको ना एक्सरे कराते समय जो एक्सरे मशीन होती है, वो रोंटजन में उसको मापा जाता है। अगर अत्यधिक रोंटजन कर दिया ना, ज्यादा रोंटजन कर दिया, तो आपका बोन तुरंत पिघल सकता है। ठीक है, तो इसका फ्रैक्चर ऑफ बोन यानी टूटी हुई हड्डियों को पता लगाने में, फिर डिफेक्ट इन प्रीसियस स्टोन्स में जो डिफेक्ट होते हैं, ठीक है, उसका भी पता लगाने में किया जाता है। फिर जो जाली कागजात होते हैं ना, जो फर्जरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसको भी पता लगाने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी बात नहीं। फिर अगर आप देखोगे तो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, लास्ट में बच गया गामा रेज। देखो भैया, गामा रेज तो बहुत ही हार्मफुल है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, और इनका ये बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी कि हमारे डीएनए के साइज की होती है, और ये कब और एनर्जी बहुत ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है। तो अब समझो कि इतनी ज्यादा इसके अंदर एनर्जी रहती है, और जब हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पे जब बॉम्ब फोड़ा गया था अमेरिका के द्वारा, तो उसमें से तो गामा रेज निकली थी, और गामा रेज मारा कि एकदम पूरा लोगों को मार के खत्म कर दिया, लाखों लोग उसमें मर गए। और आज भी जापान में जो बहुत सारे लोग जो बच गए हैं और जो भी हैं, उनके घर में भी देखोगे तो लोग वही डिफेक्टेड, किसी का हाथ पैर काम नहीं, किसी का कुछ नहीं, क्योंकि वो डीएनए तक को मार के छेद कर दिया है।
तो बहुत अभी रिकवरी में टाइम लगेगा। तो बहुत हार्मफुल रेज होती है, हार्मफुल हार्मफुल रेज है ये, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल भैया किरण है। ठीक है, बहुत ही हार्मफुल किरण है ये गामा रेज। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है गामा रेज की, तो हार्मफुल तो है ही। अच्छा, आप लोगों ने वो मूवी देखा होगा हल्क वाला, ठीक है, जो हरा हरा दानव बन करके घूमता रहता है, सबको मारता रहता है, वो गामा रेज से ही इन्फेक्टेड है, इसी वजह से वो ऐसा हल्क टाइप का बन गया है। ठीक है, ये डीएनए तक को चेंज कर देती है, डीएनए अल्टर कर देती है, बहुत खतरनाक रेज है ये। ठीक है, डीएनए अल्टर कर देती हैं और एटम बॉम्ब में होता है ये, एटम बॉम्ब में जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उनके अंदर गामा रेज होता है। ठीक है, तो ये हमारे 7 जो अलग अलग किरणें हैं उनके बारे में एक क्लास था और उनके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा कि कैसे कैसे क्या क्या है इनमें। सबसे देखो, अगर मैं स्पीड की बात करूं कि सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, ठीक है, तो देखो वैक्यूम में तो सबका, निर्वात में तो सबका स्पीड एक जैसा है, पर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यानी जब लाइट जब हमारे वातावरण में एंट्री कर जाती है तो सबसे ज्यादा स्पीड होती है रेडियो वेव्स की, उसके बाद जो स्पीड होती है वो माइक्रोवेव की, फिर इंफ्रारेड, फिर ऐसे करते करते सबसे कम स्पीड होती है गामा की। अरे सोचो, ऊपर वाले ने बनाया तो कितना अच्छा बनाया, ठीक है, अगर इसकी स्पीड ज्यादा होती तो क्या करते कि एक रिमोट बनाते और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक रिमोट लेकर के उसमें गामा भर के और सबको मार देते करके पूरे पाकिस्तान के। ठीक है, पाकिस्तान पे जाकर के सबको गामा से उड़ा देते। इसका तो भाई खतरनाक है ना, तुरंत 2 मिनट में सब लोग खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब रेडियो वेव से बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकता है, इसकी स्पीड भी ज्यादा है, तो दूर तक कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो माइक्रोवेव है, ठीक है, माइक्रोवेव मोबाइल मोबाइल में इस्तेमाल होता है ना ये, तो अब हम लोग तो माइक्रोवेव देख नहीं पाते हैं, लेकिन सोचो कि अगर हम लोग माइक्रोवेव देख पाते तो हम लोग को सब दिखाई दे रहा होता, अभी नीचे कौन है, ऊपर कौन है, पड़ोस में किसका खाना बजना है, क्या बन रहा है, क्योंकि ये तो देख सकती है ना, दीवार को आर पार करके आ सकती है। ठीक है, अगर हमारे आंखों में भी ऐसे सिस्टम होता तो हम लोग भी देख पाते। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को बस कुछ भी याद, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद करने की जरूरत है वो बस ये है कि एक बात याद रखना कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेडियो वेव्स का, सबसे कम होगा गामा का, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी गामा की और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी रेडियो वेव्स की। निर्वात में सबकी चाल बराबर, बट एटमॉस्फेयर में जब आएंगे तो रेडियो वेव्स की चाल जो होगी सबसे ज्यादा और गामा की चाल होगी सबसे कम। ठीक है, मिलता हूं आपसे अगले क्लास में।